मैं बुनियादी तौर पर एक लिबरल इंसान हूँ। मेरे नज़दीक जंग मसले का हल नहीं है। मेरे नज़दीक अपने मजहबी नज़रियात दूसरों पर ठोंसने का नाम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमारे हमसाये मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 20 सालों से जो इंतहा पसंदी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि जो हिंदुत्व है उसने अपनी जड़ें कैंसर की तरह फैला ली है। और अगर वो सिर्फ हिंदुस्तान में रहता ये हिंदुत्व का जुनून तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन बीजेपी ने देख लिया है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को जिंदा चलाया तो मोदी 3 टर्म्स के लिए वज़ीर आज़म बन गया। चले अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मोदी चला जाएगा, लेकिन मोदी के बाद कौन आएगा? अमित शाह या योगी? और वो मोदी से भी बड़े कसाई हैं। तो फिर क्या होगा कि उसका असर होगा हमसाये पर। उसका असर ये होगा कि ये खुद दहशतगर्दी का या जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का कुछ कर नहीं सकते, तो इनके अंदर जब भी दहशतगर्दी होगी, जब भी 28 लोग मरेंगे, जब भी 30 लोग मरेंगे, तो क्या करेंगे? ये उठाकर पाकिस्तान पर रॉकेट मार देंगे। रात के अंधेरे में 36 मासूमों की जान ले लेंगे। तो इसी वजह से मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि मोदी की हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए आज हमारे पास जनरल आसिम मुनीर है, जो अपनी जो उन्होंने स्पीच की है, जिस स्पीच के ऊपर आग लगी हुई है, जो ओवरसीज़ कन्वेंशन से करते हैं उन्होंने 2 हफ्ते पहले की थी। और मज़े की बात ये है, अगर आप पहले 5 सेकंड में देखें तो हिस्टोरिकल स्पीच में आपको मैं भी नज़र आऊँगा, अगली सफ़ में बैठा हुआ। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यस्रब या अहले यस्रिबा ला मुकाम लकुम फर्जिओ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। मैं इसको कहता हूँ हिंदुत्व के मुकाबले में मुस्लिम मतवा। ये मुस्लिम मतवा कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ये मैंने अपने पास से बनाई है। लेकिन ये जो जुनून चढ़ रहा है, इसका खात्मा करने के लिए आसिम मुनीर के पास बड़ा ही अच्छा टोटका है। और अभी आपने देखा है, इनको ऐसे छितर पड़े हैं। कल तक तो खबर थी ना कि 1 राफेल तबाह हुआ है, और आज फ्रांस की कंपनी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि 3 राफेल तबाह हो गए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जनाब इन्होंने बड़े मिसाइल मारे। आप ज़रा मेरा ये पिछला व्लॉग देखें, जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका में एक वफ़द आकर बैठा हुआ है और वो मिन्नतें कर रहा है कि हमें गारंटियाँ दो, हम 1-2 रॉकेट मार लें और फिर जो है ना, आप आगे से कुछ ना करना। और अभी आप देखें, इन्होंने कहाँ रॉकेट मारे हैं? लश्कर तैयबा के पुराने मदरसों में। और इनको टारगेट करना क्या बड़ी बात है? ये तो आप भावलपुर उतरे, बस स्टेशन पे चिंची वाले को ₹20 दें, वो आपको यहाँ ले जाएगा। और ये सब खाली पड़े हुए थे। इन डरपोकों ने जान के इंटेल लीक की ताकि ये पहले खाली हो जाए। और ये जो मासूम शहीद हुए हैं शहरी, ये उन टारगेट पे नहीं है, ये जो उनसे मुल्का मकानात थे। तो अपनी तरफ से तो इन लोगों ने फुसफुसी कार्रवाई की है। इन्होंने इसी तरह पाकिस्तान को टच किया है, जैसे वेलकम मूवी में अनिल कपूर ने कहा था कि टच कर कर दिखाओ, और आप देखें अक्षय कुमार ने कैसे किया था। ये बहुत हो गया तेरा। हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। छू भी नहीं सकता? छुआ मैंने। मुझे अगर किसी ने छूने की कोशिश की ना, तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते तुम्हारा हाल क्या होगा। डोंट ट्राई टू टच। ये लो, मैंने फिर छुआ। अब क्या कर लोगे? तो उसके बाद क्या मुश्किल है कि इंडिया में भी आरएसएस के ठिकानों को ढूंढकर ऐसे ही निशाना लगाना। अभी आप गूगल पर जाएं, मैंने थोड़ी देर पहले सर्च की थी, और अभी आप देखें दिल्ली में और नागपुर में जो इनका है ना तृतीय वर्ष, जो कि रेशमी बाग में है, उसकी लोकेशन अभी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उस पर कोई भी रॉकेट मार सकता है, लेकिन पाक आर्मी ऐसे करेगी नहीं, क्योंकि पाक आर्मी इतनी दलेर है, इतनी मजबूत है कि वो आपके राफेल को तबाह कर सकती है। और जब वो आपके ऊपर आएगी तो वो आपके हेड क्वार्टर पर हमला करेगी। तो आप देखेंगे आपकी ये जो रही सही फौजी कोत है, इसके कैसे पर खच्चे उड़ेंगे। अभी तो आपको जवाब मिल गया है। और
امید ہے کہ آئندہ اس جواب سے آپ لرن کریں گے. یہ تو ابھی پاکستان نے صرف ڈیفنس کی ہے. پاکستان کی باری ابھی باقی ہے. تو میں تو بس یہی کہوں گا، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، انتظار کریں. شکریہ.